बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बिलाल आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बिलाल को आज हमने मुख्तलिफ़ बीमारियों की मालूमात के हवाले से मदऊ किया था कि वो बता सकें कि हिजामे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है, हिजामा किस तरह से मुख्तलिफ़ बीमारियों को हल करने में या उनके इलाज में मददगार होता है। तो डॉक्टर बिलाल, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि जो आजकल माशरे में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रेस का है, और जैसी बात है लोग एंजाइटी का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो इसके अंदर हिजामा क्या इफ़ेक्टिव है और हिजामे से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या सिर्फ हिजामा ही बेहतर रहता है या इसके अलावा तिब्ब नबवी में भी कुछ इसके हवाले से चीज़ें मौजूद हैं कि जिसके नतीजे में इसका इलाज किया जा सके? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत अहम मौज़ू के ऊपर आज मौज़ू का गुफ्तगू चुना है और इस मौज़ू के ऊपर आपने बात करने के लिए मुझे बुलाया है। तो इसमें देखें, हिजामा जो है वो हम जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज है और हमारे पास क्योंकि हर तरह की बीमारियों के मरीज़ आते हैं जिसमें पेन के मसाइल सबसे ज़्यादा होते हैं जिसके लिए लोग हिजामा कराने के लिए आ रहे होते हैं। और उसके अलावा आजकल जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं वो नफ़सियाती अमराज़ के साथ आ रहे हैं, या नफ़सियाती अमराज़ में बहुत ज़्यादा अगर वो ख़राब कंडीशन नहीं भी है तो कम से कम स्ट्रेस एक ऐसा मसला है जो कि इस वक्त में बहुत ज़्यादा कॉमन है। यानी इतना कॉमन है कि समझें कि हर दूसरा मरीज़ हमारे पास जो आता है तो वो स्ट्रेस के साथ आता है। अच्छा। यानी वो बाज़ औक़ात तो वो कोई और बीमारी लेकर आ रहा होता है, वो समझता है कि मुझे कोई और मसला है, लेकिन असल में उसकी जड़ में जो है वो हमारे सामने जो चीज़ आती है वो होता है स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस से हमारे पूरे जिस्म के ऊपर मनफी असरात मुरतब होते हैं, और अगर कोई शख्स जो है वो स्ट्रेस का शिकार है तो उसका भूख का निज़ाम भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो है वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है, उसकी नींद भी उड़ जाती है। और इसी तरह से जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनकी डायबिटीज़ हाई हो जाती है। क्योंकि असल में देखें, इसके पीछे की जो थोड़ी सी लॉजिक है या थोड़ी सी जो साइंस है या फिजियोलॉजी है, अगर वो मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर ज़रा एक्सप्लेन करूँ, तो जब हम स्ट्रेस की कैफियत में होते हैं तो हमारा जिस्म एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। अच्छा। और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। सही। तो ये जब स्ट्रेस हार्मोन हमारे खून में आता है, अच्छा ये रिलीज़ कहाँ से होता है? ये गुर्दों के ऊपर दो ग्लैंड्स होते हैं जिसको एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, ये वहाँ से रिलीज़ होता है। जब भी बॉडी स्ट्रेस में आती है, एड्रीनल ग्लैंड्स स्टीरोल या कॉर्टिस्टीरोल इसको रिलीज़ करते हैं। और ये जो हार्मोन है जब ये हमारे ब्लड के अंदर आता है तो ये दिमाग से जब हमारा ब्लड गुजरता है तो दिमाग के अंदर एक हमारा नर्वस सिस्टम का एक पार्ट मौजूद है जिसको क्या कहा जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना, ये इसके दो हिस्से होते हैं। एक कहलाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सही। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस की कैफियत में होती है तो उस वक्त में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, सिंपैथेटिक क्या होता है? सिंपैथी जो है ना, ये इंग्लिश में कहते हैं हमदर्दी को, कि भाई ये आदमी बड़ा सिंपैथेटिक है और उसने मुझसे सिंपैथी शो की। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये हमारे साथ हमदर्दी करता है। किस तरह से करता है हमदर्दी? कि इसको जब ये पता चलता है कि जिस्म जो है ना वो इस वक्त में स्ट्रेस की कैफियत में है, यानी कोई ना कोई ख़तरा है जिसका सामना हमारे जिस्म को है, जिस्म को किसी न किसी मुश्किल का सामना है, तो ये उससे मुकाबला करने के लिए जिस्म को तैयार करता है। अच्छा। तो इसको कहा जाता है फ़ाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म। यानी फ़ाइट और फ्लाइट से मुराद ये होती है कि कोई आदमी जो है ना वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि जहाँ पर या तो वो लड़े या वो वहाँ से भाग ले। तो ऐसी कंडीशन में अगर जिस्म आ जाता है ना तो ये कंडीशन स्ट्रेस की कंडीशन होती है और इसमें ये सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। अब ये क्या काम करता है? ये वो काम करता है कि जिसके ज़रिए से या तो हम फ़ाइट करने के काबिल हो जाएं और या हम फ्लाइट से मुराद यहाँ उड़ना नहीं है बल्कि भागना है। यानी कि या तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएं या हम भागने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, लड़ने के लिए जो है ना हमारे हाथों में पैरों में जान होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, और हमारे जिस्म में जो ताकत का ज़रिया है वो है खून की सर्कुलेशन। खून की सर्कुलेशन जिस भी ऑर्गन में होती है तो उसमें जो है वो एनर्जी पहुँचना शुरू हो जाती है। उसमें जो है वो ताकत जो हमारे जिस्म के अंदर जो हम ग़िज़ा खाते हैं ये एनर्जी में तब्दील होती है। तो ये एनर्जी में जो तब्दील होती है ना, इसका यूनिट होता है ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ हमारे जिस्म को एनर्जी फराहम करता है। तो अब क्या होता है कि जिस्म जो है वो ग्लूकोज़ की मिक़दार को बढ़ा देता है। यानी कि उसका क्या तरीक़ा होता है? देखिए, जैसे जिस आदमी को डायबिटीज़ होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके जिस्म में पैनक्रियास सही काम नहीं कर रहा होता, या पैनक्रियास सही काम नहीं कर रहा होता, या जो है ना उसका जो लिवर है वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा। और या फिर एक हार्मोन होता है जिसको ग्लूकागॉन कहते हैं। ये इंसुलिन का एक वो है अपोजिट हार्मोन है। यानी जिस तरह इंसुलिन जो है वो खून में से शुगर को कम करती है तो ग्लूकागॉन जो है वो खून में शुगर को बढ़ाता है। दोनों का काम अपोजिट काम है और दोनों एक ही जो आपका ग्लैंड है पैंक्रियास उससे रिलीज़ होते हैं। अच्छा। दोनों। तो अब ये इस वक्त में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है कि ये ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और उसके नतीजे में हमारे खून के अंदर ग्लूकोज़ की मिक़दार बढ़ जाती है।
और दूसरा काम ये करता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को बंद कर देता है। तो इससे क्या होता है कि यानी कि दोनों सूरतों में खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब ये वक्ती तौर पे चाहिए हमें, यानी कि जिस वक्त में हमें फ़ाइट या फ्लाइट करनी है तो उस वक्त में हमें ये ग्लूकोज की मिकदार जो है वो ज़्यादा चाहिए खून के अंदर, तो ये काम वक्ती तौर पे होता है। अच्छा, जब इसकी मिसाल हम एक ले लेते हैं कि क्या कौन सी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाए। तो मिसाल हम एक अमूमन मिसाल दिया करते हैं कि कोई शख्स अगर सड़क पार कर रहा है और बेध्यानी के अंदर सड़क पार कर रहा है और उसने देखा नहीं कि कोई गाड़ी आ रही है तेज़ी के साथ और वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है और कोई शख्स उसको ना चीख कर आवाज़ देता है और कहता है कि बचो गाड़ी आ रही है, और वो तेज़ी के साथ जो ना जल्दी से देखता है और फिर छलांग लगा के गाड़ी की इज्जत से बाहर निकल जाता है। तो इसने जो तेज़ी के साथ जो काम किया, जो सेकंड में हो गया, तो उस सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर उसका जो नर्वस सिस्टम था वो एक्टिवेट हुआ। और उसके अंदर क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए से काम करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं पैगाम पहुंचाने के लिए, या फिर जो है वो केमिकल्स होते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं हम। तो बहुत बिजली की तेज़ी के साथ जो है ना वो पैगाम पहुँचता है सेल्स तक, और फ़ौरन ये जो मैंने अभी आपको सारी बातें बताई थी ये सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाती हैं कि एकदम से जो है वो ग्लूकागॉन का बर्स्ट आता है, एकदम से इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है और लिवर भी हमारा ग्लूकोज स्टोर करता है, तो वो ग्लूकोज भी रिलीज़ हो जाती है और फौरी तौर पर खून के अंदर। अच्छा, अब ये खून में तो ग्लूकोज आ गई, लेकिन अब वो लिवर से निकली है बाहर, तो अब वो जो पैरों और हाथों में जान चाहिए तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन को भी तेज़ करना पड़ता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारी कंट्रोल होती है हार्ट बीट से, यानी हमारा हार्ट जितना तेज़ धड़केगा उतनी हमारी खून की गर्दिश तेज़ होगी। तो ये हार्ट रेट को भी उसी वक्त में साइमल्टेनियसली, यानी ये सारे काम एक साथ होते हैं। इसमें कोई ये नहीं लगता कि 10 मिनट इस काम में लग रहे हैं फिर 10 मिनट उस काम में, एक साथ सारे काम। ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, शूट कर जाता है, एकदम से हार्ट रेट आदमी का तेज़ हो जाता है, बहुत तेज़ हो जाता है, और एकदम से जो है ना ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है उसके हाथों पैरों में। ये जो है वो ताकत आ जाती है कि वो ख़तरे की इज़्ज़त से बचने के लिए एक सेकंड के भी 1000वें हिस्से में उसके अंदर ये ताकत आ जाए और वो फ़ौरन डिसीजन ले ले। सही है। तो अब ये जो सारी चीज़ हुई ना, ये सब कंडीशन डेवलप हुई थोड़ी देर के लिए, ये हुई सेकंडों के लिए। इसके बाद इसको रिवर्स किया जाता है, वापस नॉर्मल पे लाया जाता है, क्योंकि अगर ना लाएं तो क्या होगा। अभी देखें क्या क्या हुआ हुआ है, अब नॉर्मल क्या हुआ हुआ है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, शुगर आपकी जो है ना वो खून में बढ़े जा रही है, इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हुई हुई है, और इसके साथ साथ डाइजेशन का जो प्रोसेस है हमारा वो भी बंद हुआ हुआ है। अच्छा। तो इस वक्त में खाना हजम भी नहीं होगा इंसान को अगर वो खाएगा। इसीलिए कहते हैं ना खाना हमेशा इत्मीनान से खाना चाहिए। भागते दौड़ते खाएंगे आप तो आपका जिस्म उस वक्त में स्ट्रेस वाली कंडीशन में होता है। यानी ये जो कंडीशन है ना ये सिर्फ कोई हादसे के वक्त नहीं होती, ये दिन भर में पैदा होती रहती है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में, मामूली। बल्कि एक मैं और इसकी एक मिसाल दूँ आपको, कुछ लोगों को एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। अच्छा। पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है? हाइपर का तो मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपरटेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपोटेंशन कहते हैं लो ब्लड प्रेशर को। सही। पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि वो ब्लड प्रेशर का लो होना जो पोस्चर तब्दील करने की वजह से हो। अच्छा। मिसाल के तौर पे कोई आदमी लेटा हुआ है, अगर वो लेटे से बैठे और बैठते ही बेहोश हो जाए, यानी वो लेटने से जैसे ही बैठा तो बेहोश होकर गिर गया, या वो बैठा हुआ था बैठे से खड़ा हुआ तो बेहोश होकर गिर गया, तो ये इस बात की अलामत होती है कि इस शख्स को पोस्चरल हाइपोटेंशन है। अच्छा। अब ये क्यों हुई पोस्चरल हाइपोटेंशन? क्योंकि उस वक्त में उसके यानी ये फॉल्ट होता है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। सही। यानी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हर वक्त काम कर रहा होता है। जब हम बैठे हुए ना तो अभी हमारा ब्लड प्रेशर ज़रा कम हुआ हुआ है, जैसे ही हम खड़े होंगे तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा ताकि दिमाग तक खून की सप्लाई जारी रहे। ऐसा नहीं हो कि जब हम खड़े हों तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे आ जाए तो दिमाग तक खून नहीं पहुँचेगा तो आदमी बेहोश हो जाएगा। तो यही होता है पोस्चरल हाइपोटेंशन के केस। अच्छा। तो अब देखें यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बनाया है। अच्छा। जो कि इसके अपोजिट सारे काम करता है। जो काम भी ये करता है ना सिंपैथेटिक, उसके उलट काम करता है पैरासिम्पैथेटिक। सही। और ये एक्टिवेट रहता है, दोनों बराबर में काम कर रहे होते हैं। कभी वक्ती तौर पे ज़्यादा काम जो है ना वो सिंपैथेटिक की तरफ चला जाता है और कभी वक्ती तौर पे ज़्यादा काम जो है वो पैरासिम्पैथेटिक की तरफ चला जाता है। मिसाल के तौर पे इमरजेंसी सिचुएशन आई तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसने जिस्म के अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ा दी, और जैसी वो सिचुएशन गुजरी तो जो वो है कॉर्टिसोल है या जो स्ट्रेस हार्मोन है वो इसकी सिक्रेशन जिस्म में कम हुई, उससे सिग्नल मिल गया दिमाग को कि भाई कंडीशन अब नॉर्मल हो गई है। तो अब दूसरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसका यानी स्टीरोल का कम होना उसको एक्टिवेट करने का जरिया बन जाता है पैरासिम्पैथेटिक को। तो फिर वो क्या करता है, वो सारे काम रिवर्स करता है। ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा, शुगर लेवल को भी नीचे लाएगा, इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाएगा, ग्लूकागॉन की सिक्रेशन को बंद कर देगा, लिवर की जो लिवर प्रोड्यूस कर रहा था शुगर उसको रोक देगा, और इसी तरह से बॉडी जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर जब वापस आ जाएगी फिर दोनों सिस्टम पैरेलल एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलते रहेंगे साथ साथ। तो ये इस तरह से हमारे जिस्म का निज़ाम चलता है। अच्छा, अब अगर हम स्ट्रेस की कंडीशन में हैं, दिमागी स्ट्रेस है, कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके दिमाग पे स्ट्रेस है या काम का
स्ट्रेस है या फाइनेंशियल स्ट्रेस है जो आजकल चल रहा है, उस वक्त में भी आपकी जिस्म में कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। तो ये जो आप कैफियतें बताई ये सारी, फिर जो बंदा अगर स्ट्रेस में, तो ये क्या मुस्तकिल उसी कैफियत का शिकार रहेगा? हाँ रहेगा। अच्छा। क्या होगा कि उसको वक्ती तौर पे जब तक उसका जिस्म सपोर्ट कर रहा है, उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको बैलेंस कर रहा है, तो वो कुछ अरसे तक तो वो बचा रहेगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली किन बीमारियों की तरफ जा रहा है, वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है, वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहा है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर ये कंडीशंस ओवरऑल जो है ना किडनी के ऊपर भी असरअंदाज होने लगेंगी। और जब आदमी का ये हार्मोन रिलीज़ हुआ होता है, उसको नींद नहीं आती। तो आपने देखा होगा अक्सर जिन लोगों के साथ ये स्ट्रेस के मसले होते हैं, हाँ। तो उनकी नींद नहीं आती, उनको नींद का मसला भी होता है, क्योंकि जब वो स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में होता है तो जिस्म सोएगा कैसे? वो तो जिस्म को जगा के रखता है। अच्छा, ये तो हमने अभी बात की थी ना, किसी को जिस्म के निज़ाम हाजमे की हमने बात की थी, वो दिमाग को भी तो जगा के रखता है, यानी दिमाग को भी तो एक्टिवेट कर देता है ना वो उस वक्त में। सही है। दिमाग के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमें जगाते हैं और कुछ होते हैं जो हमें सुलाते हैं। दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स अपोजिट एक दूसरे के काम कर रहे होते हैं। तो मैं उसके नामों की डिटेल में नहीं जाता, आसान ज़बान में बस मैंने बात की कि कुछ जगाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और कुछ सुलाने वाले। सही। तो ऐसे शख्स के अंदर जगाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट रहेंगे, जिसके अंदर जो कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज़ होता रहेगा स्ट्रेस की वजह से, और उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से। जब हम सोते हैं, जब हम दिन भर में जाग रहे होते हैं ना, उस वक्त में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हावी होता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक पे। अच्छा। और जिस वक्त हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हावी होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। सही। ताकि जिस्म जो है वो सुकून की हालत में आ जाए। कुरान में भी है ना कि हमने रात जो है वो सुकून के लिए बनाई है। रात को अल्लाह ताला ने नींद के लिए बनाया है, सुकून, और दिन को काम के लिए बनाया है। तो दिन में हमें चाहिए कि हम एक्टिव रहें और रात में हमें चाहिए कि हम सुकून की हालत में आ जाएं। तो इस तरह हमारी बॉडी जो है ना वो रिचार्ज हो जाती है, रिप्लेनिश हो जाती है अगले दिन के लिए। अगर आप मुस्तकिल स्ट्रेस की हालत में रहेंगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता टूट होती रहेगी और जिस्म आपका तबाही की तरफ चला जाएगा और सारी बीमारियां चिमट जाएंगी। फिर उसको आप आर्जी तौर पे और मसनूई तौर पे आप दवाओं से मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन जो है ना वो कंडीशन ठीक नहीं होगी। जैसे ही आप दवाएं छोड़ेंगे पता चलेगा वहीं खड़े हैं। सही। अच्छा, ये तो आपने पूरी इसकी एक साइंटिफिक हमें जो है वो डिटेल दी है। अब इसमें हिजामा क्या कर रहा है? हाँ, मतलब हिजामा, क्योंकि आपका तो ताल्लुक हिजामे के साथ है और हम भी ये चाहते हैं कि भाई लोगों को पता चले कि भाई चलें, स्ट्रेस का पता चल गया लोगों को, स्ट्रेस की आपने एक साइंटिफिक डिटेल दे दी है, अब करें क्या? हिजामे से क्या होगा कि किस तरीके से कंट्रोल करेगा? अब देखें इसमें हिजामा क्या काम करता है। हिजामा का जो मेन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो है ब्लड सर्कुलेशन को बहाल करना। सही है। यानी हिजामा से जो है ना जिस्म से खून का गाढ़ापन कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि तेज़ हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाती है। यानी अगर वो कम थी तो ज़्यादा हो जाएगी, नॉर्मल तक आ जाएगी। अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ी हुई थी तो वो नीचे आ जाएगी, नॉर्मल तक आ जाएगी। अच्छा। यानी हिजामा से जो मेन काम होता है वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है। सही। अच्छा, अब देखें मैं आपको इसमें मिसाल देता हूँ कि हम जब किसी भी ऑर्गन के लिए हिजामा करते हैं तो एक तो लोग कहते हैं कि भाई देखें हिजामा तो स्किन के ऊपर होता है और ऑर्गन्स तो बहुत अंदर होते हैं उसके, बहुत जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, तो उसका असर कैसे आता है उसके ऊपर। अब उसकी मिसाल जो है ना, देखें किसी आदमी को अगर गुर्दे में पथरी हो, उसका दर्द उसको कहाँ पर होगा? अंदर कहीं होगा या ऊपर भी फील होगा उसको? यानी वो दर्द तो उसको उस जगह के ऊपर पूरी जगह पे महसूस हो रहा होता है ना। सही, बिल्कुल ऐसे तो ही। ये जो कनेक्शन है ना कि जो अंदर से बीमारी की रिफ्लेक्शन हमारी स्किन के ऊपर आती है। सही है। तो इसकी एक और मिसाल भी देता हूँ। जैसे किसी शख्स को स्ट्रेस होता है तो उसके जो ये शोल्डर्स के मसल्स हैं ये टाइट हो जाते हैं। सही। यहाँ पर उसको दर्द होता है, उसको बाकायदा दर्द भी फील होता है, ये मसल भी उसके अकड़ जाते हैं। सही। क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दिमाग से एक नर्व आ रही है, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं दिमाग से निकलती हैं 12 नसें, तो उनमें से जो 11वीं नर्व है वो आ रही है ये इस मसल के ऊपर, जिसको स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल कहते हैं, और ये जो हमारे शोल्डर का मसल है इसको ट्रेपीजियस मसल कहते हैं। सही। तो यहाँ तक वो आ रही है। हाँ। तो ये वो जो नर्व है ना, जब वो बॉडी स्ट्रेस में होती है तो वो एक्टिवेट हो जाती है और वो इस मसल को टाइट कर देती है। सही है। अच्छा, इससे हमें पता भी चल जाता है, ये अलामात होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि भाई जिस्म में स्ट्रेस मौजूद है। अच्छा, हिजामा से क्या होता है? हम हिजामा से जो मैंने आपसे कहा कि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मलाइज हो जाती है, तो हम स्ट्रेस के लिए यहीं पे पॉइंट लगाते हैं और यहीं पे पॉइंट लगाते हैं, यानी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड पे भी लगाते हैं और ट्रेपीजियस पे भी लगाते हैं। सही है। तो उससे क्या होता है कि हिजामा से ब्लड सर्कुलेशन जब ठीक होती है तो मसल जो है ना रिलैक्स हो जाता है वापस। सही है। अच्छा, जब मसल रिलैक्स होता है तो जैसे वो पीछे से उसको लहर आई थी जिसने उसको टाइट कर दिया था, तो जब यहाँ से ये रिलैक्स होता है तो ये उसको वो प्रोसेस भी रिवर्स हो जाता है और वो दिमाग को रिलैक्स कर देता है। सही है। तो लोगों का स्ट्रेस जो है ना वो इससे रिलैक्स हो जाता है। हमारे पास लोग आते हैं स्ट्रेस के लिए, हम उनका हिजामा करते हैं। ये पॉइंट भी हैं और उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं। सही। किडनी के भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम उसमें एड्रीनल ग्लैंड को भी टारगेट करते हैं और वहाँ पर भी हम पॉइंट लगाते हैं ताकि स्टेरॉल का जो लेवल है कॉर्टिसोल का
वो भी जो है वो नॉर्मल हो जाए। सही। कॉर्टिसोल भी लेवल भी अगर नॉर्मल हो जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन आपका रिलीज नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो उसके नतीजे में भी बॉडी स्ट्रेस से बाहर निकल आएगी। सही। तो यानी कि हिजामा से जो है ना, हम किसी भी ऑर्गन का जब हिजामा करते हैं तो डायरेक्टली उसकी लोकेशन पर भी हम पॉइंट्स लगाते हैं। सही। तो हम एड्रिनल ग्लैंड्स को भी टारगेट कर रहे होते हैं, इसके अलावा हम इस मसल को भी टारगेट करते हैं, और कभी कभार हम सर के ऊपर भी डायरेक्ट हिजामा लगाते हैं, क्योंकि दिमाग का भी ताल्लुक है और सारी क्रेनियल नर्व्स जो है ना वो ओरिजिनेट हो रही हैं। ये जो मैंने अभी आपको बात की सिंपैथेटिक की और पैरासिम्पैथेटिक की, तो ये नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। यानी जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये उन नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के जो थोरेसिक के मोहरे होते हैं। यानी ये बात उम्मीद है कि आपको पता होगी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें गर्दन के मोहरे हैं 7, 12 जो है ना वो हमारे सीने के मोहरे हैं जिन पे पसलियाँ जुड़ी हुई हैं हमारी 12, उसके नीचे 5 कमर के मोहरे हैं, फिर उसके नीचे 5 सैक्रल के मोहरे हैं, उसके नीचे 2-3 दुम की हड्डी जिसको कहते हैं कॉक्सिक्स, उसके मोहरे होते हैं। तो अब इसमें देखें, ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये थोरैको लंबर रीजन से, यानी थोरेसिक मोहरों से और लंबर मोहरों से, थोरेसिक के 12 मोहरे, वहाँ से 12 नर्व्स निकलती हैं, और लंबर रीजन के 2 मोहरे L1 L2, यहाँ से जो 2 नर्व्स निकलती हैं, तो ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये नर्व्स होती हैं जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती हैं, जो हमने अभी बात की थी कि वो सारा निज़ाम हज़म और दिल का निज़ाम और शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ाने का, वो सब इन नर्व्स के ज़रिए से बढ़ता है। तो ये वन साइडेड काम होता है जो एक नर्वस सिस्टम करता है, जो इन नर्व से करता है। जो दूसरा सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक, वो मुश्तमिल है क्रेनियल नर्व्स के ऊपर जो दिमाग से निकलती हैं, और दिमाग से 12 नर्व्स निकलती हैं, जिनमें से एक नर्व है वेगस नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व है, वो वाहिद नर्व है जो कि दिमाग से निकल के चेहरे से बाहर आती है। और वो बाहर आती है कहाँ तक? वो आती है हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करती है, हमारे मैदे के निज़ाम को कंट्रोल करती है, हमारी आंतों की हरकत को कंट्रोल करती है। तो ये वेगस नर्व होती है जो नीचे तक आती है। तो क्रेनियल नर्व है जो यहाँ से कंट्रोल कर रही है, तो उसके लिए यानी कि ये क्रेनियल नर्व वाला रीजन, दिमाग का पीछे वाला हिस्सा, जिसको पैराइटल लोब कहते हैं, यहाँ पर मौजूद होती हैं 12 नर्व्स। और दूसरा हिस्सा है उसका, एक तो क्रेनियल नर्व्स हो गई, और दूसरा है सैक्रल नर्व्स। सैक्रल नर्व्स वो हैं जो कि लंबर से नीचे, यानी बिल्कुल वो समझ लें जो हिप के एरिया में जो हिप बोन होती है हमारी, उसमें से जो जुड़े हुए मोहरे होते हैं आपस में 5, उनमें से जो नर्व निकलती हैं, तो ये क्रेनियो सैक्रल नर्व्स जो हैं ये बनाती हैं हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सही। तो हम इस तरह से भी इसको हम टारगेट करते हैं कि हम या तो हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी नॉर्मलाइज करने के लिए उस पर सर पे हिजामा लगाते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक को मोबिलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए और हम उसके लिए लोअर बैक के ऊपर और अपर हिप के ऊपर, वहाँ पर हमारे पॉइंट्स हैं, कुछ सुन्नत पॉइंट भी हैं वहाँ पे जिसको वराकैन कहते हैं, तो वो भी हम उसमें लगाते हैं। सही। यानी कि हम ये कह सकते हैं बासानी के हिजामा एक बेहतरीन ट्रीटमेंट हो सकता है। जो लोग स्ट्रेस का, डिप्रेशन का या एंजाइटी वगैरह का शिकार हैं, उनके लिए अगर ये सारी डिटेल को समझ लेते हैं वो, तो मेरे ख्याल में हिजामा उनके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद इलाज हो सकता है। बिल्कुल, मतलब है फ़ायदेमंद इलाज, हम तो कर रहे हैं। वो तकरीबन 10 सालों से हमने स्ट्रेस के भी कम से कम भी जो है ना वो 2-3 हज़ार मरीज़ तो ज़रूर किए होंगे। सही। कम से कम डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के, बाइपोलर डिसऑर्डर के। सही। तो डॉक्टर बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी के हवाले से लोगों की रहनुमाई की, और मैं उम्मीद करूँगा कि जो लोग भी इस मसले का शिकार हैं वो हिजामे से रहनुमाई ले सकते हैं और हिजामा करवा के इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।